गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? भूपेन सर आ गए हैं। भूपेन जी, साक्षी जी, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है हमारी? ये स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ठीक है, आ रही है। प्रभाकर जी, प्रेरणा जी, भूपेन जी हैं। आ रही है, आवाज़ आ रही है। सभी को गुड आफ्टरनून। प्रभाकर जी, गुड आफ्टरनून। वंदना जी, मीना जी, कमेंट सेक्शन में जिनका जिनका नाम मुझे दिख रहा है। ठीक बात है, सभी को गुड आफ्टरनून। शुरू किया जाए आज की कहानी। भैया, 2 लेक्चर बायोटेक का हो गया है। अभी तक बिल्कुल बायोटेक में बेसिक बेसिक डेफिनेशन बताता हुआ चल रहा हूँ कि क्या सर कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन फील नहीं आया होगा। 2 लेक्चर मुझे भी पता है, आज के लेक्चर में आपको फील आएगा। फील लेने की कोशिश करेंगे कि बायोटेक में चल क्या चीज़ें रही हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, प्लाज्मिड हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। तो आज उसी क्रम में बायोटेक्नोलॉजी का अपना लेक्चर 3 है। जैसे ही घड़ी में 2 बजता है मैं आता हूँ, आपको पता है। लेक्चर 3 बायोटेक्नोलॉजी का, एनसीईआरटी की बायोलॉजी 11वीं और 12वीं की, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आशीष जी आ गए हैं, रविंद्र जी आ गए हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आज छठ पूजा का आखिरी दिन है। आज सुबह की पूजा हो गई, अर्घ हो गई, तो महापर्व छठ की आज का दिन भी है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से संस्था की तरफ से। और ऑफर्स चल रहे हैं, 2 नंबर दिए गए हैं आपको, 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91। ये 2 नंबर दिए गए हैं जिस पर आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। जितनी चीज़ें अभी तक चली हैं उन्हीं को फिर से उसकी समरी और सार बताता हूँ, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। कल एक आउटलाइन बताया कि क्या कैसे होगा, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से लेकर के चलते हैं सर। एक होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, जो बता रहा था आप सभी लोगों को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में सबसे पहली चीज जो एक परेशान करने वाली चीज आती है बार बार कि सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है सर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के केस में मैं आपको बताया कि किसी और का डीएनए है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए, और ये अदर ऑर्गेनिज्म में
ठीक बात है, यहाँ हिंदी में पूरा लिखा है, क्योंकि इससे अभी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी होगा। रिकॉम्बिनेंट चीज़ एक बहुत क्लियर होनी चाहिए, पूरा हिंदी में लिख दिया गया है सर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म में हम डालेंगे और क्या करे कि ये डीएनए की तरह एक्ट करे। मान लीजिए ये ई कोलाई की सेल है हमारी, ये क्या है? ये ई कोलाई की सेल है सर। ई कोलाई की सेल के अंदर इसका खुद का सर्कुलर डीएनए होगा तो होता ही है, ये इसका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता ही है। इसमें कुछ प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, ये मैं आपको बताया था। प्लाज्मिड्स क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, क्रोमोजोम से इंडिपेंडेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये भी डीएनए की तरह ही काम कर रहा है। इसके बाद एक ह्यूमन का डीएनए यहाँ से डीएनए लेकर के आए। अब इस ह्यूमन के डीएनए को इस सेल के अंदर लेकर के जाना है अपने को। तो ऐसे ही अगर इस सेल के अंदर लेकर के चले जाएंगे तो भैया कोई मतलब होगा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट तभी होगा जब ये दूसरे का डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये दूसरे का डीएनए है, ये दूसरे की सेल के अंदर जाए, और जाए ही नहीं, क्या करे? वहाँ पर ट्रांसलेशन करे, प्रोटीन की सिंथेसिस करे, प्रोटीन सिंथेसिस करवाए, यहाँ तक एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो यही कहेंगे कि इस डीएनए को अगर यहाँ पर हम लोग सेल के अंदर लेकर के चले गए तो ये क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए हो जाएगा। सर किसी और अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, अदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में लेकर के गए और उसी के डीएनए के तरह एक्ट कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये तो हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। कल तक जहां अपनी पूरी, क्योंकि पूरी कहानी कैसी चलती है मॉलिक्यूलर इसकी बायोटेक की, अपने को क्या करना रहता है? ये सेल है ई कोलाई की, ई कोलाई की सेल के अंदर आपको पता है इसका सर्कुलर डीएनए होता है, इसका सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए है, और भी प्रोकैरियोटिक सेल है, और भी सारी चीज़ें होंगी, और भी इसमें सारी चीज़ें होंगी अपने काम की। एक तो ये क्रोमोजोमल डीएनए इसका है, ये क्या है? ये क्रोमोजोमल डीएनए है। ये क्रोमोजोमल डीएनए है। इसके अलावा साथ में इसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, इसमें प्लाज्मिड्स होते हैं। हमारा एक डीएनए है, इस डीएनए पर जीन है। जीन आपको पता है, जीन डीएनए का पार्ट होती है। अगर जीन की बात होगी तो जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए। इस पे मान लीजिए इंसुलिन की जीन है, इस पे इंसुलिन की जीन है। ये किसकी जीन है? जीन ऑफ इंसुलिन है। जीन ऑफ इंसुलिन से इंसुलिन बनता है सर। इंसुलिन क्या है? ये इंसुलिन बनेगा जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। ठीक बात है। ये इंसुलिन क्या है? ये हार्मोन ही तो है, एक तरीके का एंजाइम ही है, या मिला करके इसको कह सकते हैं कि प्रोटीन है। ह्यूमन का डीएनए जिसमें जीन था इंसुलिन की, वो नहीं बना पा रही है। क्या कर रही है कि इंसुलिन नहीं बना पा रही। अब ये इंसुलिन अपने को दूसरे से बनवाना था। ये सारी कहानी चल रही थी कि सर हम ई कोलाई बैक्टीरिया के मदद से इस इंसुलिन को बनवा लेंगे, फिर से ह्यूमन के अंदर डाल देंगे, ठीक हो जाएगी कहानी। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक एक आई, जिसको मैं समझाने आपको 2 लेक्चर में इसका अपन बता रहे थे, बात कर रहे थे। आज उसको थोड़ा और डिटेल से समझा जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में अब इस डीएनए को मुझे यहाँ पर लाना है भैया। इस डीएनए को मैं यहां पर लाऊंगा तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसे मैं लेता भी आया तो यहां पर मैं डीएनए अपना लेता आया, यहां पर ये डीएनए मेरा आ गया। क्या ये डीएनए, आप लोग मुझे बताइए, ये जो डीएनए मेरा आ गया यहाँ पर, क्या ये डीएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाएगा? क्या ये डीएनए आरएनए का पार्ट बना पाएगा? बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर ऐसे ही लेता आया मैं कि सर इसको जो है डीएनए को इससे उठाइए, इस सेल के अंदर लेते आइए, काम हो जाएगा, क्या समस्या है? यहाँ डीएनए हमारा आ गया है, क्या ये डीएनए आरएनए बना पाएगा? बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या ये प्रोटीन बना पाएगा? और प्रोटीन का मतलब तो फिर यही आ गया, बताइए।
क्या ये बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, आशीष जी कह रहे हैं। बताइए, ये अगर मैं डीएनए को ऐसे ही सेल के अंदर लेकर के आ जाऊं तो क्या ये आरएनए बना लेगा? क्या ये प्रोटीन बना लेगा? नहीं बना पाएगा कह रहे हैं। नो सर, भूपेंद्र सर का विखे आया, नो सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो ठीक है, क्यों नहीं बना पाएगा ये बताइए। क्यों नहीं बना पाएगा सर? ये डीएनए मैं ऐसे ही लेकर के चला आऊं सेल के अंदर तो ये आगे की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। ठीक बात है, आप लोग भी कह रहे हैं नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा ये इसके बारे में बताइए कि क्यों नहीं कर पाएगा। मैं बताऊं क्यों नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी चीज है जो आपकी मिस हो रही है। एक छोटी सी चीज है, नो रिएक्शन, वो एंजाइम सेल एक्सेप्ट नहीं करेगी। भूपेंद्र सर बोले, भूपेंद्र जी देखिए, भूपेंद्र जी ने बोला कि सेल एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक बात है, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं, पर ये मेरा उत्तर नहीं है। ये कंसीडर किया जा सकता है कि सेल एक्सेप्ट नहीं करेगी भैया, ऐसे तो जो है वेक्टर लगेगा, वो अलग कहानी आ गई। लेकिन हम अगर जबरदस्ती भी सेल के अंदर ला दिए तो भी भूपेंद्र जी ये नहीं परफॉर्म करेगा। हम किसी भी तरीके ला करके रख दिए नहीं परफॉर्म करेगा। क्यों नहीं करेगा बताएं इसका आंसर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर इसमें रेप्लिकेशन होता है डीएनए में। डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है उसके लिए एक साइट चाहिए होती है जिसको ओरी साइट्स कहते हैं। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट्स यहां पर हैं ही नहीं। इस जीन में जीन डीएनए का पार्ट, डीएनए के पूरे रेप्लिकेशन में होगी ओरी साइट। कहां पर? यहां पर लेकर के जो आए हैं इसके पास ओरी साइट ही नहीं है, कैसे रेप्लिकेशन करेगा? तो ये व्यर्थ है। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट ला करके रख दूं तो ये व्यर्थ है। इसीलिए आता है वेक्टर का रोल। ओरी साइट क्या है ही नहीं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। रेप्लिकेशन होगा कैसे? रेप्लिकेशन होगा ही नहीं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड का पार्ट कैसे बनाएगा? अपना ही नहीं बना पाएगा तो आरएनए कैसे बनाएगा? आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन कैसे बनेगा? समझ रहे हैं? ओरी साइट एक मेजर रोल है सर। ओरी साइट एक मेजर कारण है जिसके वजह से ये व्यर्थ है डीएनए ऐसे डालना। अब अपने दिमाग में आया कि तब सर कैसे करें, तो मैं बताया था प्लाज्मिड का इस्तेमाल लेते हैं। प्लाज्मिड को ही क्यों इस्तेमाल में लेते हैं कि मतलब जो है प्लाज्मिड निकले क्रोमोजोम के अंदर भी, तो अगर हम डाल दें डीएनए को, ये डीएनए अपना जो है ऐसे डायरेक्ट नहीं क्रोमोजोम के अंदर डाल दें तो भी तो काम कर लेगा ना। इसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या करवा लेगा? प्रोटीन बना लेगा। इसके पास तो होगी ना ओरी साइट, इसका क्रोमोजोम है तो इसके पास ओरी साइट होगी, इससे प्रोटीन आरएनए बनवा लेगा। लेकिन इससे भी नहीं करता, क्रोमोजोमल वाले में कर देंगे तो नहीं करेगा। क्यों? हमको प्रोजेनी तक की बात करनी होती है। ये क्या है? नॉन एसेंशियल जीन्स होते हैं प्लाज्मिड्स के अंदर। नॉन एसेंशियल जीन्स हैं। नॉन एसेंशियल जीन्स का मतलब सर इसको सर अगर हम निकाल भी देंगे सेल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रोमोजोमल वाला जो डीएनए है सेल को अच्छे से कंट्रोल करवा लेगा। प्लाज्मिड वाला हम निकाल लेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। सर प्लाज्मिड वाला क्यों निकालेंगे? प्लाज्मिड वाला इसलिए निकालेंगे क्योंकि प्लाज्मिड के पास खुद की ओरी साइट होगी ना। प्लाज्मिड के पास, ये मेरा प्लाज्मिड आ गया, इस प्लाज्मिड के पास खुद की ओरी साइट होगी ना। ये भी क्या है? डीएनए ही तो है, डीएस सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड डीएस सर्कुलर डीएनए है, इसके पास खुद की ओरी साइट होगी। इसी में अगर अपना डीएनए सटा दें हम लोग तो भैया हमारा डीएनए भी इसी की ओरी से रेप्लिकेट कर लेगा, काम कर लेगा। बोलिए। स्वाति जी आ गई हैं, गुड आफ्टरनून। बताइए
क्या प्लाज्मिड वाले के पास भी तो भैया डीएनए ही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, इसके पास ओरिसाइट तो होगी, ये खुद से रेप्लिकेट करता ही है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, क्रोमोसोम से इसका कोई, क्रोमोसोमल डीएनए से इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपने से रेप्लिकेशन करता है भैया। इसके वाले पे चिपका देंगे डीएनए को, कह देंगे तुम्हारे वाली ओरिसाइट से हमारा वाला डीएनए भी मजा ले लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा। तो भैया ये वाला डीएनए इसके ऊपर उठाएंगे, यहाँ पर लेकर के आएंगे और इसमें डीएनए जो है लगा देंगे। इसमें जो है कई सारी प्रोसेसेस बताया था, इसको कट करेंगे, इसमें डीएनए ला करके इसे जोड़ देंगे, इसमें डीएनए ऐसे लाके जोड़ देंगे तो ये डीएनए के पास भी ओरिसाइट हो जाएगी, जोड़ देंगे तो डीएनए के पास भी ओरिसाइट हो जाएगी, तो मज़ा हो जाएगा, डीएनए इसके अंदर आ जाएगा। अब ये डीएनए इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर लग के चला आया, ये इसकी ओरिसाइट से अपना भी रेप्लिकेशन करवा लेगा, रेप्लिकेशन करवाएगा तो ही तो अच्छी बात होगी ना। क्यों? अरे एक सेल से कितना इंसुलिन निकाल लेंगे भैया, एक सेल से आप कितना इंसुलिन निकाल लेंगे, मज़ा सेल तक का थोड़े है, ये सेल आगे रेप्लिकेट करे, ये बैक्टीरिया की एक सेल आगे दो और सेल्स बनाए, ये बैक्टीरिया की आगे कॉपी बनाए, यहाँ एक और कॉपी बनाए, ऐसे करते करते कई सारी सेल को जब डिवाइड कर कर कॉपी बनाएगी तो सबके प्लाज्मिड के साथ में डीएनए भी नेक्स्ट जनरेशन पर जाएगा। जब डीएनए भी नेक्स्ट जनरेशन पर जाएगा तो क्या इंसुलिन वाला प्रोटीन भी नेक्स्ट जनरेशन पर जाएगा? जब इंसुलिन वाला प्रोटीन भी नेक्स्ट जनरेशन पर जाएगा तो यहाँ से थोड़ा प्रोटीन, यहाँ से थोड़ा प्रोटीन, यहाँ से थोड़ा प्रोटीन, ऐसे करते बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा, इंसुलिन मिल जाएगा, क्या काम हो जाएगा। तो यही पूरी चीज़ें, ये जो डीएनए था ये सिर्फ डीएनए था, ये जो प्लाज्मिड था ये सिर्फ प्लाज्मिड था, लेकिन चेंज करके इसको सेल के अंदर ला दिए सर, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब ये डीएनए जिस पे लगा हुआ है प्लाज्मिड पर, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और यहाँ पर जो आ गया ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बातें जो हैं इसको आज थोड़ा सा और समझेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, नोट्स बना करके अच्छे से। इसको पहले बनाइए इतना, इसको इतना बनाइए, फिर इसके आगे की कहानी लिखता हूं। इन सारी चीजों को जब तक सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं कर लेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे सर। ठीक बात है। इली लिली, इली लिली बहुत जल्दी आ गई, इली लिली महबूब जी, बेंगलुरु 1983 आगे है, अभी आगे है। इसको बना लीजिए पहले सर। ये पूरा खेला किसका बनाए हैं सर आप? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बता रहा हूं आपको, रिकॉम्बिनेंट सिर्फ समझा रहा हूं अभी तक कि रिकॉम्बिनेंट क्या है। किसी और का डीएनए किसी और सेल के अंदर डीएनए की तरह एक्ट करे और दूसरी जनरेशन्स पर भी जाए। हाँ, इंसुलिन से कह सकते हैं, सही बात है आपकी महबूब जी, सही बात है, ठीक बात है। डन, डन हो गया, डन डन। आगे बढ़ें इसी चीज़ को और अच्छे से। ये तो ऐसा बेसिक बिल्कुल समझा रहे हैं ना कि ये वाली स्लाइड आई थी, ये वाली स्लाइड की रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है सर, क्वेश्चन मार्क बना दी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है सर। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बता रहे थे कि भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये क्या हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, और ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कल की ही थोड़ी सी चीज़ों को और रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है RDT
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDT। सबसे पहला काम क्या आया, हम लोगों ने आइसोलेट किया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किए थे सर, डीएनए को आइसोलेट किए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किए, फिर इस डीएनए को कट किए थे, कट एट स्पेसिफिक साइट्स विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, RE से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अपन ने काटा सर, इसको स्पेसिफिक साइट्स पर काटे, कहीं से भी नहीं काट देंगे, स्पेसिफिक। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह रहा हूं, मतलब न्यूक्लियस एंजाइम को तोड़ेगा, जो न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं उन सारे एंजाइम को तोड़ेगा, इसीलिए डीएनए को यहां तोड़वा भी रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको सर तोड़ा गया, तोड़ लिए सर जैसे ही, इसके बाद आपको मैं बताया था कि हम लोग किए सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन्स। जो डिजायर्ड जीन थी उसका हम लोग सिलेक्शन किए, इसी को मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह रहा था, इसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहा था कि सर सेलेक्ट किए, इस सिलेक्शन किए ऑफ डिजायर्ड जीन, इसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहे थे। यहां तक कर लिए, फिर मैं बताया था कि सर अगर जरूरत लगेगी तो इसकी कॉपी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एक से काम होगा नहीं, कई सारी कॉपी बनानी ही पड़ेगी, कई सारी कॉपी बनानी ही पड़ेगी। तो इसकी कॉपी को बनाएंगे सर, कॉपी को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, PCR के मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के मदद से इसकी कई सारी कॉपी बनाएंगे सर। जैसे ही इसकी कॉपी बना लेंगे, या इसी चीज़ को कॉपी बनाने को ही जीन की क्लोनिंग भी कह सकते हैं आप, इसको सर येलो से लिखिए यहाँ पर, इसको जीन क्लोनिंग भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद आगे लेकर के जाएंगे, आगे लेकर के जब यहां से जाएंगे तो मैं बताया था आपको कि एक तो अपना प्लाज्मिड आएगा, एक क्या आएगा सर, प्लाज्मिड आएगा, वेक्टर लगेगा ना। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब बताया था सेल के अंदर आपको लेकर के जाना है, तो वेक्टर का मतलब ये कह सकता हूं कि यूज्ड टू कैरी जीन्स, यूज्ड टू कैरी जीन्स, यही वेक्टर है जिसको मैं सारथी बोलता हूं प्यार से। मैं प्यार से वेक्टर को क्या बोलता हूं, सारथी बोलता हूं कि सर सारथी है। ये वेक्टर कौन है सर, ये प्लाज्मिड है। ये कौन वेक्टर था, प्लाज्मिड था। ये प्लाज्मिड आपको पता है कैसा होता है, इसके बहाने अब इसके बारे में भी अभी चीजें बहुत सारी लिखेंगे। ये प्लाज्मिड जो है ये वेक्टर है सर। अब ये इसलिए हमने इसको प्लाज्मिड लिया, हम चाहते तो अपना ये यहाँ डीएनए जो हमारा आ गया था डिजायर्ड जीन के साथ में, इस डीएनए को हम लेकर के जाते, इस डीएनए को हम लेकर के जाते सर आगे, तो भी सेल के अंदर लेके चले जाते, लेकिन क्या होता कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है, वो ऐसे का ऐसा मरा हुआ सेल में पड़ा रहता डीएनए, अपना कोई काम नहीं कर पाता, ना तो रेप्लिकेशन कर पाता, रेप्लिकेशन नहीं कर पाता तो आगे आरएनए नहीं बना पाता, प्रोटीन नहीं बना पाता, सारी प्रोसेस रिलेटेड है सेंट्रल डॉगमा से। और यहां पर क्या है कि इसको डायरेक्ट नहीं भेज सकते, इसीलिए हमने ओरी के लिए प्लाज्मिड को चुना कि सर प्लाज्मिड रहेगा, वो भी तो डीएनए ही है, डबल स्ट्रैंडेड भी है, सर्कुलर डीएनए है, इसके पास ओरी साइट होगी, खुद का रेप्लिकेशन ओक्लिकेशन करता है, तो यहां लिए। फिर सर इसको भी हमने उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, इस अपने डीएनए को, जो यहाँ डीएनए हम अपना लेकर के आए थे, इस डीएनए को हमने इसके अंदर फिट किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये ग्रीन कलर का हमारा डीएनए है और येलो कलर का प्लाज्मिड आएगा। इन दोनों चीजों को मिला ली गई, तो यहां जो अपने को मिला ये प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड आया, और इसके बाद सर इसमें डीएनए भी हमने फिट कर दिया था। ये हमारा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। और इसके पास क्या है, इसके पास ओरी साइट्स हैं।
प्लाज्मिड अपना भी रेप्लिकेशन करवाएगा, ये जो डीएनए लगाए हैं इसका भी रेप्लिकेशन करवा देगा अपने साथ में ही। यहाँ तक आई चीज़ें कि सर आइसोलेट किए, आइसोलेट के बाद कट किए थे स्पेसिफिक साइट पर, इसके बाद सर डिजायर्ड जीन का सिलेक्शन किए, उसकी कॉपीज़ बनाए, इस कॉपीज़ को एक प्लाज्मिड के साथ में डायरेक्ट डालते सर कोई रोल नहीं था, इसके साथ में जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिए सर। ठीक बात है। अंजू जी आई हैं, गुड आफ्टरनून। ठीक बात है। लिखते लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए भैया, मजे मजे में अच्छी अच्छी नोट्स बन रही है। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। लिखो लिखो भैया लिखो लिखो, जल्दी लिखो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगी राहें बाहर के। डन डन डन। जल्दी जल्दी चलो, लिखो लिखो, डन डन। आगे बढ़ें। सर थोड़ी देर और रुकिए, अभी लोग लिख रहे हैं। सभी लोग बताइए तो आगे बढ़ें। बना लिया ये आपने, इसको नोट कर लिया? ठीक है। आगे इसी चीज को, ये जो यहाँ दो हैं, ये प्लाज्मिड मेरा और ये डीएनए मेरा और ये रिकॉम्बिनेंट वाला, इसको आगे लेकर के आ रहा हूँ। ठीक बात है, इसको आगे लेकर के आ रहे हैं सर। तो सबसे पहले अपने प्यारे से प्लाज्मिड भैया को बनाएंगे। ये कौन? वेक्टर। वेक्टर में कौन? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में मतलब क्या होता है सर? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक बात है। इसके बाद प्लाज्मिड में क्या लिखें? सेल्फ रिप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने से रेप्लिकेट करते हैं क्योंकि इनके पास ओरिसाइट्स होती है। इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं किससे भैया?
क्रोमोसोमल इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। इसके बाद में सर प्लाज्मिड में और क्या लिखें? ओरिसाइट्स जो होती हैं, ओरिसाइट्स डिसाइड्स द नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स a cell have। इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मिड का कैरेक्टरिस्टिक है ये। किसी सेल में सौ प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, किसी में 10 से 15 ही रहते हैं। ठीक बात है। ये प्लाज्मिड की चीजें हो गई कि कितने प्लाज्मिड बनेंगे भैया, ओरी का हो गया। इसके बाद में ये हमारा वेक्टर, और ये वेक्टर से रिलेटेड चीजें प्लाज्मिड से। वेक्टर तक ही कहानी नहीं थी, हमने रिकॉम्बिनेंट वाला भी लेकर के एक आए थे यहाँ पर, ये रिकॉम्बिनेंट वाला भी लेकर के आए हैं सर। तो ये हमारा प्लाज्मिड, इस पे हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जोड़ दिया है सर। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। इसको हम सेल के अंदर भेजेंगे। इसको जो ई कोलाई की सेल है, ये जो ई कोलाई की सेल है, इसका अपना सर्कुलर डीएनए खुद का, प्लाज्मिड और सारे इसमें पड़े हुए हैं। इस सेल के अंदर इसको भेजेंगे और इसको सेल के अंदर भेजने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोसेस बाय विच सेल accepts other foreign material, other foreign DNA is called transformation। ठीक है, यही बात जब मैं कल बता रहा था आपको कि 3 संभावनाएं बनेंगी, एक ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब वो सेल जिसने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लिया है, वो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। जो सेल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एक्सेप्ट नहीं की है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। तो जिस प्रोसेस से प्लाज्मिड सेल के अंदर चला गया उसी की प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक बात है। ध्यान से सुन रहे हैं क्या मुझे ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? यहां तक बनाइए भैया, ये सब लिखिए फटाफट, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बेसिक्स लेकर के चल रहे हैं, बेसिक से उठा करके लेके चल रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन बनाने का मतलब ही होता है नींव मजबूत रहेगी, 100 माला बिल्डिंग तान दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये प्लाज्मिड से रिलेटेड चीजें लिखिए। प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, खुद की ओरिसाइट है, क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अपना काम खुद से कर सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। इसके बाद ओरिसाइट्स जो होती हैं ये डिसाइड करेंगी कि एक सेल में कितना प्लाज्मिड होगा। ये सर किसी किसी सेल का कैरेक्टरिस्टिक भी प्लाज्मिड का कैरेक्टरिस्टिक है, सेल का नहीं, प्लाज्मिड का कैरेक्टरिस्टिक है। किसी किसी सेल में 100 भी होते हैं, किसी किसी सेल में 10 से 15 भी रहते हैं। ठीक बात है।
ये प्लाज्मिड है, ये वेक्टर लिए, फिर सर अपना डीएनए इस पर लगा दिए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। इसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को सेल एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है, इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लिख लिए हैं। अंजू जी हमारी तारीफ कर दी, हमें बहुत अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी तारीफ हुई है। सभी लोग क्लैप करें भैया, हमारी तारीफ हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात है, लिखें भैया, आगे बढ़ा जाए। इसी बात पे सब लोग सेशन लाइक करिए, इसी बात पे अभी सेशन लाइक करिए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं अभी सेशन लाइक करिए। ये प्लाज्मिड है भैया, ये हैं प्लाज्मिड। इसके आगे की कहानी लेकर के चला जाए, इसके आगे बढ़ें। स्वाति जी लिख ली कि नहीं, सुचि जी लिख ली कि नहीं? हाँ, सुचि जी का मैसेज आ गया है, मीना जी का आ गया है, ठीक बात है। लिख रहे हैं लोग, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सर, आगे बढ़ा जाए। यहां पर जब मैं यहां तक आ गया, कहां तक आ गया सर? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसके बाद सेल में लेकर के चला आया। तो ये मेरा सेल आ गया, सेल आओ। ये हमारा सेल आ गया। ये सेल को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलें। ये हमारा सेल है। ठीक बात है, ये हमारा सेल आ गया है, बन गया, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सेल में आपको बताया यहीं पर कि एक प्रोसेस होगी किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन की। इससे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड सेल के अंदर चला आएगा, यही प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक बात है। इसका जो रेट रहता है सक्सेस का, रेट ऑफ सक्सेस की अगर बात करें तो ये सर 20 to 25% ही है। यानी कि 10 प्लाज्मिड अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट करने की कोशिश करते हैं, 10 प्लाज्मिड वो भी जो है
उसकी सक्सेस रेट क्या है, 10 प्लाज्मिड अगर हम लेकर के आए सेल के अंदर डाल रहे हैं कि 10 प्लाज्मिड है ले आकर के डाल रहे हैं, तो 10 में से 2.5 से 3 प्लाज्मिड ही ऐसे हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नहीं तो फेल हो जाता, सेल एक्सेप्ट नहीं करती है, सेल रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर हम जो है प्लाज्मिड को लेकर के चले आए, यहाँ हमारे प्लाज्मिड आ गए सर, ये हमारे प्लाज्मिड हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस अभी हुई है कि नहीं हुई है, ये इसका सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोमल वाला डबल स्ट्रैंडेड, अभी इसमें हुई है कि नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। क्यों सर? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ऐसे रिकॉम्बिनेंट आपको बना के दिखाएगा, तब आप कहेंगे कि हाँ अब ये सेल कैसी है, ये सेल रिकॉम्बिनेंट सेल है। तब आप कह देंगे कि ये सेल कैसी है, रिकॉम्बिनेंट सेल है। यहाँ तक काम हो जाएगा। ये इसी को हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। इसी को ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी कहेंगे सर, इसी को ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी कहेंगे। लेकिन यहाँ तक मज़ा नहीं, इसके बाद डीएनए रेप्लिकेट करके आगे जनरेशन्स में भी जाए तो हम कह सकते हैं ये सेल आगे रेप्लिकेट करेगी, एक ये सेल और बनाएगी और इससे एक और सेल ये बनी। ये कैसे बनी है सर? यहाँ जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करे, कौन सा डीएनए रेप्लिकेट करे? जो आरडीएनए है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो रेप्लिकेट करे, और रेप्लिकेट ही नहीं करे, ट्रांसफ़र भी हो जाए। कहाँ पर? प्रोजिनी सेल्स में ट्रांसफ़र इसका हो जाए, प्रोजिनी सेल्स में। तो ये जो प्रोजिनी सेल्स ई कोलाई की, ये कौन था? अपना होस्ट है, ये अपना होस्ट है। कौन सा होस्ट है? ई कोलाई है। तो ये जो फर्दर प्रोजिनी बनाएगा, ये P1 प्रोजिनी 1 किसकी? ई कोलाई की। ये P2 प्रोजिनी 2 किसकी? ई कोलाई की। ये ई कोलाई की प्रोजिनी P2। यहाँ पर इसका सर्कुलर डीएनए होगा सर, यहाँ सर इसका सर्कुलर डीएनए होगा। इसके बाद में सर यहाँ पे भी प्लाज्मिड्स आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में प्लाज्मिड जाएंगे। इसके पास भी सर सर्कुलर डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसके बाद में यहाँ पर भी प्लाज्मिड्स जाएंगे। और ये कौन से प्लाज्मिड जाएंगे? जब रिकॉम्बिनेंट वाले प्लाज्मिड चले जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट वाले प्लाज्मिड चले जाएंगे तो खेला हो जाएगा, यहाँ पर खेला हो जाएगा। ठीक बात है, ये खेला हो जाएगा, यहाँ पर अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक चले आए, प्रोजेनी सेल्स में ट्रांसफ़र हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आ गया। और इसके बाद एक आता है बायोरिएक्टर्स। यहाँ इतना बनाइए तो बताएं उसको भी, इतना बनाइए सर तो उसको भी बताएं कि यहाँ तक क्या कहे कि ये लेकर के प्लाज्मिड की चर्चा हो गई। प्लाज्मिड के पहले की चर्चा यहाँ थी कि आइसोलेट किया डीएनए को, कट किया, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद में सर प्लाज्मिड जो वेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई। इसके बाद में सर ये जो सेल हमारी ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ये ट्रांसफॉर्म्ड है, साथ में रिकॉम्बिनेंट है, TR है, जो मैं कल के लेक्चर में बता रहा था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट। तो ये वाली कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट सेल है। इस सेल की प्रोजनी बन जाए, प्रोजनी के अंदर भी डीएनए चला जाए तो मज़ा आ जाए। जिस काम के लिए मॉलिक्यूलर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू की गई थी, उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। यही चीज़ ही तो देखना था, यही चीज़ देखना था। यहाँ तक चीज़ हो गई भैया RDT की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ तक चीज़ें किसकी क्लियर हो गई अपनी? यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी सर RDT।
भैया डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए इन होस्ट सेल, और होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसफर हो जाए डीएनए कहां पर, प्रोजनी सेल्स के भी अंदर। डन सर। हो गया सभी का, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यहां पर जो है अब इतनी प्रोसेस हो गई, ये लैब की सारी लैब की प्रोसेस हो गई। मतलब कि सर आपको इंसुलिन चाहिए था, आपकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं पा रही थी, तो आप ई कोलाई के सेल के अंदर लेकर के गए जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंसुलिन का जीन, और ई कोलाई को आपने कहा कि इसके अंदर प्लाज्मिड है, इसी में बैठा करके भेज देंगे तो प्लाज्मिड वाले के साथ में ये भी रेप्लिकेट कर लेगा और प्लाज्मिड के मिलकर के साथ में ई कोलाई के अंदर इंसुलिन बना लेगा। इंसुलिन बना लेगा तो ये इंसुलिन आगे भी प्रोजेनीज में गया है, यानी ये इंसुलिन काम का है। इसी तरीके से और हम लोग निकालेंगे। तो ये चीज़ें लैब में की जाएंगी और लेवल बड़े लेवल पर की जाएंगी। जब और बड़े लेवल पर की जाएंगी सर, इन चीज़ों को और बड़े लेवल पर किया जाएगा तो एक चीज़ आती है बायो रिएक्टर्स, एक चीज़ आती है, आप अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, सिर्फ सीख समझ रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज़ को समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। आगे ये सब डिटेल में और पढ़ा जाएगा। एक चीज़ आएगी बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स, ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर क्या लिख रहे हैं सर, प्रोजेनी सेल अपना डीएनए इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अंजू जी पूछी हैं, ये प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड के साथ डीएनए मैंने जोड़ा है, प्लाज्मिड के साथ डीएनए जोड़ा है। अंजू जी प्लाज्मिड के साथ में डीएनए जोड़ा है भैया। क्रोमोजोमल डीएनए जो है, इसको सेल को क्रोमोजोमल डीएनए से मतलब है। सेल का खुद का डीएनए जो है वो क्रोमोजोमल डीएनए है, क्रोमोजोमल डीएनए है। ये कौन सा, ये नॉन क्रोमोजोमल डीएनए है, हमको सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन पर पास करवाना था। तो ये नॉन एसेंशियल के साथ में हमने नॉन एसेंशियल वाले में ही भेजा है। सेल एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा इससे मतलब नहीं, क्योंकि सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। सेल ने ऑलरेडी इस प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर रखा है, तो इसका डीएनए एक्सेप्ट करे नहीं करे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पास ओरिसाइट है और प्लाज्मिड अपना काम कर देगा। अंजू जी प्रोजिनी सेल इसको अपना डीएनए नहीं, इसको प्रोजिनी सेल के डीएनए से मतलब नहीं है, ना प्रोजिनी सेल को इस डीएनए से मतलब है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमको इंसुलिन बनाना था, इसीलिए हम पूरी ये मॉलिक्यूलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 प्लाज्मिड निकाल करके फेंक दूंगा, सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें नॉन एसेंशियल जीन्स है। इसीलिए तो प्लाज्मिड निकाल करके लेकर के आए वेक्टर के फॉर्म में, इसमें डीएनए को सेट किए और यहां भेजे। बोलिए ये क्लियर है क्या भैया? सेल का जो डीएनए है, सेल का डीएनए है, इस सेल के डीएनए से मतलब नहीं, प्रोजिनी के अंदर जो ये आएगा आगे, तो उसमें फिर आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आपका मैं प्रश्न अब शायद जो है चीज़ें क्लियर होने के बाद और है कि ये जो आएगा ये तो एक्सेप्टेड ही रहेगा, इसके अंदर ये भी ट्रांसफॉर्म्ड ही रहेगा, इसको भी ट्रांसफॉर्म्ड ही बोलेंगे। नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया, एक ट्रांसफॉर्म्ड से आया था, तो ये वाले भी रिकॉम्बिनेंट ही रहेंगे, ये वाले भी रिकॉम्बिनेंट, ये सेल भी रिकॉम्बिनेंट ही है और ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ये सेल भी रिकॉम्बिनेंट है और ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ठीक बात है। यहां पर
एक चीज आती है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में क्या करेंगे, इस चीजों को रखेंगे, ये जो यहाँ पर अपन प्रोजनी बना करके लाए, इन प्रोजनीज को स्टोर करेंगे। ये सेल्स है ना, बैक्टीरिया इकोलाई, तो इसका कल्चर करवाते हैं बायोरिएक्टर में। और बायोरिएक्टर में एक चीज बहुत ध्यान से समझा जाए कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को ही लेते हैं अगर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि ये बिजनेस आ गया। अब ये इंडस्ट्रियल वर्क है। ये कौन सा वर्क है, ये इंडस्ट्रियल वर्क है। इंडस्ट्रियल वर्क में प्रॉफिट की बात होती है, लॉस की नहीं। अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंटी सेल को लेकर के जा रहे हैं तो लॉस है भैया। क्यों लॉस है, प्लाज्मिड गया ही नहीं, इंसुलिन बनेगा ही नहीं। ट्रांसफॉर्म्ड सेल को लेकर के जाते हैं और ट्रांसफॉर्म्ड सेल के साथ में, ट्रांसफॉर्म्ड सेल के साथ में करवाते हैं आरडीटी। आरडीटी को परफॉर्म इसमें ह्यूज लेवल पर किया जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो भी अपन समझ रहे थे उसको परफॉर्म किया जाता है। दो चीज़ें की जाती हैं। पहली चीज़ तो यही कि प्रोटीन बना लें, ये जो प्रोटीन अपन बना रहे थे इंसुलिन, इसी इंसुलिन को बना लें। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसकी भी कॉपीज रखते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की, जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज भी रखते हैं। इसी को कहते हैं जीन क्लोनिंग। इसको जीन क्लोनिंग कहते हैं। यहां से दो चीजें आती हैं, एक तो प्रोटीन इंसुलिन वाला कर लीजिए या इसको कर लीजिए, और ये दोनों चीजें हैवी लेवल पर होती हैं। और इसको करने के बाद यहां तक जब चीजें हो जाती हैं, यहां तक चीजें होने के बाद हम ह्यूमन रेस के लिए जो ह्यूमन सर्विसेज हैं, सर्विसेज जो हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें ह्यूमन के यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, ह्यूमन के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यूज़फुल हो चाहे जैसे भी, जो ह्यूमन प्रोडक्ट्स और यूज़फुल ही बना रहे हैं क्योंकि सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इसको मार्केटिंग में ला देंगे। ठीक बात है। कल की जो कहानी उसको और लेकर के गया। ठीक बात है। कल की कहानी यहां तक सबका क्लियर हो गया क्या? यहां तक क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया सर, यहां तक क्लियर है। आप ये जान गए कि रिकॉम्बिनेंट सेल क्या है। रिकॉम्बिनेंट आज की चीज़ें जितनी चली हैं, इसको पहले थोड़ा सा, ये बायोरिएक्टर वाला है, हालांकि इसमें क्या ही लिखना है, ये एक चीज़ है कि इसके आगे कहाँ लेकर के जाते हैं, तो बायोरिएक्टर वाला ये वही लैब की प्रोसेसिंग वाला जो चीज़ें बता रहा था। अभी तक में किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछे। अभी किसी को डाउट है, 5-6 मिनट का अपने पास टाइम है। नई चीज़ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मुझे शुरू करना है, एक हेडिंग, लेकिन 5-6 मिनट का समय है। कुछ भी इस रिलेटेड पूछिए, आज के रिलेटेड पूछना है तो। आकांक्षा जी क्या लिखी हैं, मैं क्लास नहीं ले पाई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, यूट्यूब पे रहेगा, कोई बात नहीं, रेस्ट करिए। ठीक है, ठीक बात है। महा क्लियर, अरे भैया महा क्लियर हो गया क्या? आज की कहानी जो थी अपनी, एक बार आज की कहानी पे, सर ऐसे तो कब तक ही लेकर के जाओगे? हाँ, ये सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताई गई कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कल आउटलाइन में से चीज़ें आ रही थी उसको आगे बढ़ाया गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहले बताया गया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या। इसके बाद मैं आपको बताया कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट ये डीएनए लेकर के जाते तो मतलब नहीं होता, प्लाज्मिड लगा करके इसको भेजे होजे तब इसका मतलब होगा। इसके बाद मैं बताया कि टेक्निक कैसे शुरू होती है, पहले आइसोलेट करते हैं, कट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया था, आपको बता दूं कि इन दोनों को जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेजेस, इन दोनों को जोड़ेंगे लाइगेजेस के मदद से। ये मैं भूल गया था, कल के लेक्चर में बताया था, यहाँ पर दोनों को लाइगेजेस के मदद से जोड़ेंगे सर, लाइगेजेस के वजह से जोड़ेंगे।
फिर सर इसके बाद आज बताया गया कि ये वेक्टर प्लाज्मिड के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर कर ली जाएं, ये प्लाज्मिड क्या है, कैसे है। फिर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बताया। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बताई कि कैसे सेल के अंदर आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। इसके बाद में सर ये दोनों चीज़ें बताई गई कि ये जो है यहाँ तक, यहाँ आप लेकर क्या है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को सेल के अंदर लेकर के चले आए तो ये बोल दिया गया कि ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गई। ये सेल यहाँ तक अपने काम की है, लेकिन इसके आगे का काम ये था कि ये दूसरे प्रोजिनी में, मतलब इसके आगे जो इसकी कॉपीज आए उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो। हम सेल को अलग अलग प्रोजिनी में नहीं डाल पाएंगे। एक सेल के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया, फिर जीन है, डीएनए है, साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये सब पैदा होगी जो सेल, ये रिकॉम्बिनेंट के साथ में होगी। ये सेल पैदा ही रिकॉम्बिनेंट सेल होगी। इसके बाद जो आगे इसकी प्रोजेनीज बनी वो पैदा ही हुई रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में, इनकी जन्म ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में, इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में आई। इसी चीज़ को हम लोग आगे लेकर के गए सर कि बायोरिएक्टर्स में ऐसे करके लेकर के जाते हैं। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी यहाँ पर आ गई कि सर यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि जो मेरा प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में डीएनए लगा हुआ था, यानी ये रिकॉम्बिनेंट था। ये रिकॉम्बिनेंट वाला इसके अंदर आ गया, ये कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले भी हैं। ये कैसा ट्रांसफॉर्मेंट सेल हो गई। अब ये सेल जो आगे रेप्लिकेट करेगी, अपने से जो डिवाइड करेगी, उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये आना चाहिए, तभी मतलब होगा। तभी यहाँ लिखा हूँ कि एक तो डीएनए रेप्लिकेट कर जाए होस्ट सेल के अंदर, दूसरा ट्रांसफ़र हो जाए प्रोजिनी सेल के अंदर, मज़ा आ जाएगा सर, मज़ा आ जाएगा सर। इसके बाद जो है ये चीज़ें देख ली गई सर, यहाँ आ गया। इसके बाद लैब में बना लेंगे, लैब में बनाएंगे सर, तो इस तरीके से आरडीटी की टेक्नोलॉजी को और आगे लेकर के जाएंगे। यहाँ पर एक हेडिंग लिखेंगे आप लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, और इसको अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। इसको अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, बताइए। बताइए, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, किसी को कोई समस्या हो तो पूछो रे, ऐसे नहीं एक ठोकना, पूछो रे भैया पूछिए भैया, समझ में आ रहा है ये बताइए। बिल्कुल आकांक्षा जी, आप बाद में नोट्स बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्या सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे पढ़ा के मास्टर आके पढ़ा के चला जाए, मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अरे भैया कुछ तो बोलो, क्या समझ में अच्छे से आ रहा है, क्लियर है? पूरी बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा, पूरी बायोटेक्नोलॉजी कर लेंगे, हो जाएगा। आरजू जी आप लेट हो गई आज, मैं तो क्लास छोड़ दिया, आज आप आई हैं। आशीष जी कह रहे हैं मेरा एक क्वेश्चन था। आशीष जी क्लास लगी है इसमें जो है बायोलॉजी की, आपका क्वेश्चन लंबा चला जाता है, ठीक है? छोटा क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो जो है लंबा चला जाता है। एक इसमें क्लास लगी है, 3 बजे से क्लास लगी है, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ठीक बात है।
क्वेश्चन लेकर के आया करिए, मालूम है कब? अगर क्वेश्चन पूछना रहा करे तो आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है। हाँ, MWF में क्वेश्चन मत लेकर के आया करिए, TTS में क्वेश्चन लेकर के आया करिए। TTS वाले दिन में 10-5 मिनट में आगे लेकर के जा सकता हूं। ठीक बात है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन होगा आशीष जी, बिल्कुल होगा। अगली क्लास में आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट के प्रति लगे रहिए। सब्र अपने आप में आखिरी चीज होती है। जिसने सब्र धर लिया उसे और कुछ धरने की जरूरत नहीं है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और जितना गहरा सब्र होता है उतना भी ज़्यादा मीठा और फल होता है। कभी हारना नहीं है, किसी के कहने से रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के ही मिलेंगी राहें बहार के। ठीक बात है, तो कल मिलते हैं। कल शायद क्लास नहीं लगे, कल छुट्टी रहे, परसों लग जाएगी, आपको पता चलेगा। उसके बाद जब भी नेक्स्ट लगे तो उसमें मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।